के अंदर z इज इक्वल टू 2, और -1 चार्ज किसको होता है, बीटा माइनस पार्टिकल, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स, है ना। डी ऑप्शन इसको मैच करता है, सी इसको मैच करता है, और बी इसको मैच करता है. बट फॉर gamma ray photon there is no mass and no electric charge. A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन्वॉल्व्स. अगर बाहर के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, जनरली फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर. ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है बाहर की शेल से, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आता है तो फर्स्ट शेल से आता है, के शेल से, इसीलिए उसको के कैप्चर भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रिमेंबर दिस because question may come in the examination, why electron capture is also called as K capture, because the electron is captured from very first shell around the nucleus which is a K shell, so that is why electron capture is also called as K capture. Okay, in this K capture what happens, option A is an electron combining with a neutron. इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में कैप्चर हो जाता है तो वो न्यूट्रॉन के साथ कंबाइन होता है क्या, नहीं. ऑप्शन बी, ए न्यूट्रॉन बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाए तो न्यूट्रॉन बाहर निकलता है क्या न्यूक्लियस से, नहीं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग विद अ प्रोटॉन, यस इट इज़ करेक्ट. इलेक्ट्रॉन कैप्चर जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके प्रोटॉन से कंबाइन होता है और एक न्यूट्रॉन बनता है, और एक न्यूट्रॉन बनता है. इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन. दिस इज अ वेरी बेसिक न्यूक्लियर इक्वेशन, you must know this. Electron plus proton is equal to neutron. So which is the correct answer, C is the correct answer. और D का जो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ही तो कैप्चर हुआ, वही इजेक्ट हो गया, तो फिर द इफेक्ट विल बी ए न्यूट्रल, दैट वोंट बी ए इलेक्ट्रॉन कैप्चर. इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन्वॉल्व्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग विद अ प्रोटॉन. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. और क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बनता है. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 39. इन अल्फा डीके, अल्फा डीके में क्या होता है, Z डिक्रीजेज बाय 4 एंड A डिक्रीजेज बाय 2, ऐसा होता है क्या. सो फॉर दिस देन ऑप्शन बी, Z डिक्रीजेज बाय 2, A डिक्रीजेज बाय 4, Z डिक्रीजेज बाय 4, A ऑल्सो डिक्रीजेज बाय 4, Z एंड A आर अनचेंज्ड. तो हमको ये ऑप्शन पहचानने, करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए पता होना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल पे Z वैल्यू कितनी है और A वैल्यू कितनी है. सो Z इज इक्वल टू 2 होता है अल्फ़ा पार्टिकल में, और A इज इक्वल टू 4 होता है. अल्फ़ा पार्टिकल का जो Z वैल्यू है 4J प्लस 2 है, और जो A वैल्यू है तो वो 4 है. ओके, तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा डीके में क्या होगा, अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा. अगर अल्फ़ा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से निकल जाएगा तो क्या होगा, सिंपली Z विल बी डिक्रीज बाय 2, A विल बी डिक्रीज बाय 4. सो विच विल बी द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर. Z डिक्रीजेज बाय 2 एंड A डिक्रीजेज बाय 4. क्वेश्चन नंबर 40 इज, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस. ये किसने प्रूव किया है कि मास ऑफ एन एटम is concentrated in the nucleus of an atom. So of course it is Sir Ernest Rutherford. By the bombardment of alpha particle on very thin gold foil, he discovered that mass of an atom is concentrated in its very tiny small nucleus at the center. Okay, Rutherford got the credit for discovery of nucleus as well as discovery of protons. Now question number 41, the transformation of polonium into lead is an example of. देखो पोलोनियम वहाँ पे Z इज इक्वल टू 84 लिखा है, A इज इक्वल टू 212 लिखा है, और लेड अगर आप देखेंगे Z इज इक्वल टू 82 लिखा है और A इज इक्वल टू 208 लिखा है. मतलब पोलोनियम से लेड बना है, पोलोनियम से लेड बना है, Z डिक्रीज हुआ है 2 से, Z माइनस 2, और A डिक्रीज हुआ है 4 से, A माइनस 4. वेरी सिंपल. व्हेन दिस हैपन, Z डिक्रीजेज बाय 2 एंड A डिक्रीजेज बाय 4, जस्ट वी हैव सीन इन अल्फा डीके.
So is an example of alpha decay. Transformation of polonium into lead is an example of alpha decay, because this Z is decreased by 2 and A is decreased by 4 in this example. Question number 42. What will be formed when a neutron is captured by uranium 235? यूरेनियम 235 न्यूक्लियस आपके पास है और उसने अगर न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. न्यूट्रॉन कैप्चर करने से किसी का एटॉमिक नंबर बढ़ता है क्या? नहीं, मास नंबर बढ़ता है. न्यूट्रॉन अगर एक अंदर आ गया तो एक से मास बढ़ जाएगा, A+1 हो जाएगा, है ना. सो ए इज द रॉन्ग आंसर. A is the wrong choice. Atomic number increases? No. One electron is let out? Not necessary. Then uranium 236 isotope is formed. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ रहा है, मास नंबर बढ़ रहा है. देखो यूरेनियम 235 ने न्यूट्रॉन कैप्चर किया तो यूरेनियम 236 बन सकता है. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. देखो ए और डी तो क्लियरली रॉन्ग है. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस और एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस, बोथ आर रॉन्ग ऑप्शंस. इलेक्ट्रॉन इज लेट आउट, ये भी मतलब सेकेंडरी चॉइस है. फर्स्ट चॉइस में अगर कोई न्यूक्लियस न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका एक हायर आइसोटोप बनेगा. अगर उसका मास 235 है तो यूरेनियम 236 बन जाएगा एक न्यूट्रॉन कैप्चर करने के बाद. अगर सोडियम 23 ने न्यूट्रॉन कैप्चर कर लिया तो सोडियम 24 बनेगा. याद रखना है आपको. कार्बन 13 ने अगर न्यूट्रॉन कैप्चर कर दिया तो कार्बन 14 बनेगा. ओके, लेट अस गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 43 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर न्यूट्रॉन्स इमिटेड. नीचे दी गई कौन सी प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं? इनवर्स बीटा डीके, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, none of these. So now I clearly tell you here, in every nuclear fission process there are few neutrons emitted. Few neutrons are emitted there and are called as fission neutrons. Are called as fission neutrons. उनको fission neutron कहते हैं. So you should know this. In which of the following process आर न्यूट्रॉन्स इमिटेड? न्यूक्लियर फिशन. ओके, फ्यूजन में नहीं होता, बीटा डीके में नहीं होता, न्यूक्लियर फिशन में होता है. क्वेश्चन नंबर 44 इज एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड एज. एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं. कौन रहता है न्यूक्लियस में? Z+N. Z+ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं. न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं हम. सो एटम्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ Z+N. Z+N इज इक्वल टू A. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू इट्स मास नंबर. सो क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइड हियर. एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव सेम मास नंबर, सेम ए वैल्यू. क्या बोलेंगे हम इसको? सेम मीन्स आइसो और मास मीन्स बार. जो भी केमिकल एलिमेंट्स का मास नंबर आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, उनको आइसो बार्स कहते हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर. एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब सेम नंबर ऑफ सेम वैल्यू फॉर ए. Okay, they are isobars. The total number of stable nuclides with even Z and even N are. देखो टोटल स्टेबल न्यूक्लाइड्स कितने मैंने बताया था तुमको? 274 है. टोटल स्टेबल न्यूक्लाइड्स 274 है. ओके, जिसमें से Z और N दोनों भी इवन है. ऐसे कितने हैं? तो वो है 165. कितने? 165. और क्वेश्चन क्या है हमारा? द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लाइड्स विथ इवन Z एंड इवन N, बोथ आर इवन. सो 165 इज द करेक्ट आंसर. और इसका मैं और क्लियर कर दूँ, अगर इवन Z है और ऑड N है तो ऐसे न्यूक्लाइड्स आपको मिलेंगे 55. अगर ऑड Z है और इवन N है तो ऐसे आपको न्यूक्लाइड्स मिलेंगे 50.
ओके, और अगर दोनों ऑड है तो सिर्फ बच जाते 4। ठीक है, ये सब स्टेबल न्यूक्लाइड्स है। E1Z E1N वाले 65, E1Z ऑड एन वाले 55, ऑड Z E1N वाले 50, और दोनों भी अगर ऑड है, ऑड न्यूट्रॉन ऑड प्रोटॉन, तो वो ऐसे न्यूक्लाइड 4 है। और ये सब की टोटल अगर आप करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लाइड्स आर 274। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पार्टिकल हैव अ लीस्ट मास। इसमें से कौन सा जो एटॉमिक पार्टिकल है तो उसका मास सबसे कम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों के मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते, और ड्यूटेरॉन तो एक एटम है पूरा, हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन 2 है ना, तो इसका भी मास बहुत ज़्यादा है। तो सबसे हल्का पार्टिकल हुआ इलेक्ट्रॉन, इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ड्यूटेरॉन में अगर आप देखेंगे तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। ओके, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 47, द लॉस इन मास इन फिशन प्रोसेस इज 1.1173 AMU, फिशन एनर्जी विल बी। देखो कोई भी मास लॉस होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, सो दैट मास लॉस इज अकम्पनीड बाय ए इवोल्यूशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी कितनी होती है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मास लॉस इज इक्वल टू 931.1 इंटू लॉस्ट मास। तो जो भी मास लॉस की जो वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पे 1.1173 दी गई है, तो उसको आप एनर्जी कितनी इवॉल्व होंगी, तो वो फिशन एनर्जी जो इवॉल्व होंगी तो वो उसको 931.1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। जो मास लॉस है 1.1173, इसको अगर 931 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी 1040.20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 1.11 को अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो ए तो हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेड पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स। नीचे दिए गए हुए इमिटेड पार्टिकल में से कौन ऐसा है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं। यूवी रेज, ये तो रेज है, इसके अंदर प्रोटॉन का सवाल ही नहीं आता, रेडिएशन से वो। बीटा पार्टिकल में कोई प्रोटॉन पॉसिबल है क्या, नहीं। अल्फा पार्टिकल, यस, अल्फा पार्टिकल हैव 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड मास नंबर 4, सो अल्फा पार्टिकल इज अगेन एक करेक्ट आंसर। और गैमा रेज तो रेज है, उसके अंदर भी कोई प्रोटॉन नहीं पॉसिबल है, सो करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेड पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स, इट इज अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 49 इज ए बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल जो होता है इट इज इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रॉन, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो इट इज ट्रू। Question number 50 is nuclei which do not emit radiations naturally are called as। nuclei which do not emit radiations naturally means spontaneously, naturally means here spontaneously, ऐसे nuclei जिसमें से कोई radiation नहीं निकलते are called as stable nuclides। very simple question, don't confuse yourself here। ऐसे nuclide जो radiations emit नहीं करते उनको निगेटिव न्यूक्लियाई, पॉजिटिव न्यूक्लियाई या अनस्टेबल न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, हम स्टेबल न्यूक्लियाई बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51, जस्ट डैश डैश नंबर ऑफ नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लाइड्स विद E1Z एंड E1N आर एंड ऑड N आर स्टेबल। मैंने अभी बताया था आपको कि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये E1 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये ऑड है, तो ऐसे न्यूक्लाइड 55 है। ओके, और इसके रिवर्स में अगर ऑड Z है और E1N है तो ऐसे 50 है। ओके, और पिछला जो क्वेश्चन आया था हमको उसमें दोनों भी E1 थे, 165 थे वहाँ पे, है ना। E1 नंबर होना बेहतर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का भी। नाउ क्वेश्चन इज E1Z एंड E1 एंड ऑड N, ऐसे 55 न्यूक्लाइड्स रहते हैं, तो हम करेक्ट आंसर चुनेंगे 55, C 55। ओके, thank you for watching my video. Also do not forget
to subscribe our channel of JT Arts Science and Commerce College. Thank you for watching and listening to me. Thank you.